क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। हर एक को डिफाइन करना है और हर एक की तीन तीन एग्जांपल्स देनी है। सबसे पहले नंबर पे है ग्राम एटम। ग्राम एटम किसे कहते हैं? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। हमारे पास कोई एलिमेंट है, एलिमेंट वो होता है जिसको हम आंख से देख सकें, और एलिमेंट का सबसे जो छोटा ज़रा होता है जिसको हम आँख से नहीं देख सकते वो होता है एटम। तो कोई एलिमेंट है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसको हम एटम कहेंगे, उसका जो मैस है उसके मैस के नंबर जितना आपने ग्राम्स ले लेने हैं, तो उसको हम कहेंगे ग्राम एटम। इट इज़ आल्सो नाउन एज ग्राम मॉलिक्यूल और सिंपली मोल। इस ग्राम एटम को ग्राम एटम को ग्राम मोल या सिंपली मोल भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट। तो उसका जो सबसे छोटा ज़रा है वो है हाइड्रोजन का एटम, और हाइड्रोजन का अगर हम मैस देखें पीरियोडिक टेबल में तो वो होता है 1.008। जितना इसका मैस नंबर है इतने इसके ग्राम्स ले लेने हैं। तो इसके मैस जितने हमने क्या ले लिए, ग्राम्स ले लिए, तो ये बन गया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, कोयला जो है वो भी कार्बन से बना है। ये हमारे पास एक बैलेंस है, इसके ऊपर रीडिंग आ जाएगी जब हम इसके ऊपर कोयला या कार्बन जो है वो डालेंगे। हम इसके ऊपर कार्बन रखते जा रहे हैं, ये शुरू होगा 0 ग्राम से, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। जब इसके ऊपर 12 ग्राम कार्बन हम रख चुके होंगे तो फिर हम मज़ीद कार्बन इस पर नहीं रखेंगे। हम कहेंगे ये जितनी कार्बन हमने इधर रखी है ये 1 मोल कार्बन है। तो हमने क्या किया, कार्बन का जो एटॉमिक मैस था उस मैस जितने हमने ग्राम ले लिए, तो वो बन गया कार्बन का 1 मोल। सिमिलरली अगर हमारे पास ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन का जो मैस होता है वो होता है 16। तो अगर हम 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लें तो वो फिर बन जाएगा 1 मोल ऑक्सीजन का। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। वो एटम था, ये मॉलिक्यूल है। जब एटम मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस expressed in gram is called gram molecular mass, gram mole or simply mole of the substance। अब इसमें और ऊपर वाली डेफिनेशन में फ़र्क ये है, वहाँ एटम की बात हो रही थी, इधर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। एटम देखें, इनके साथ हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, इसके साथ 1 1 लिखा है, कुछ ना हो तो समझो 1 1 लिखा होता है। और इधर देखें हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा है, यानी कि ये 2 एटम है, ये भी 2 एटम है, ये 3 एटम है। 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। और जब किसी मॉलिक्यूल का मैस हम ग्राम में लिख देंगे तो वो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे इधर हम एक बीकर रखते हैं और लेट करें यहाँ पे अभी 0 ग्राम शो हो रहा है। इस बीकर में हम पानी भरना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे जब पानी हम उंडेलेंगे तो फिर इधर पानी का वज़न होता जाएगा। जब 18 ग्राम वाटर हो जाए तो हमने मज़ीद पानी इसमें नहीं भरना। तो ये जो 18 ग्राम वाटर है ग्लास के अंदर, इसको हम कहेंगे 1 मोल पानी। क्यों 18 ग्राम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम H2O की बात करें, हाइड्रोजन का मैस होता है 1, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहे हैं तो 2 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का मैस होता है 16 प्लस 2 इंटू 1 2, 16 प्लस 2 18। तो वाटर का मैस बनता है 18। अब 18 के साथ अगर मैं ग्राम लिख दूँ तो ये बन जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर। इसी तरीके से एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16, तो 2 का होगा 32। एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1, तो 2 का होगा 2। वैसे होता है 1.008, लेकिन इधर सिंपली जो है वो 1 काउंट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ग्राम फार्मूला की। जो मॉलिक्यूल होता है और फार्मूला यूनिट होता है, इनमें फ़र्क ये है कि जब 2 एटम मिलें या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलें तो मॉलिक्यूल बनता है, और जब कोई आयंस मिलें तो फार्मूला यूनिट बनता है। मिसाल के तौर पे
जब हमारे पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये दो एटम है, एटम्स मिलेंगे तो उससे बनेगा जो चीज़ वो होगा मॉलिक्यूल। और अगर कोई आयंस मिले, जैसे ये एक आयन है, ये भी एक आयन है, आयंस से जो चीज़ मिलके बनेगी वो होगा, वो मॉलिक्यूल नहीं होगा, वो होगा फार्मूला यूनिट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। एक हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है जैसे कि NaCl, इसका फार्मूला मैस। ठीक है, इसका अगर हम मैस देखें, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। इनको ऐड करें तो ये 58.5 बनता है। इनका मैस एक्सप्रेस इन ग्राम, जब ग्राम में लिख देंगे, इस कॉल्ड ग्राम फार्मूला, तो उसको ग्राम फार्मूला कहेंगे या सिंपली मोल कहेंगे। तो ये कुछ हमारे पास फार्मूला यूनिट्स हैं, NaCl, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो है इनके मैस देखें, सोडियम क्लोराइड का तो मैंने बता दिया 58.5। सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम फाइंड करें, सिल्वर का होता है 107 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 170 के करीब बन जाएगा। इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट का मैस बनेगा 106। तो जितना मैस बनता है उतने अगर आप ग्राम ले लें तो वो मोल बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम आयन। आयनिक मैस ऑफ एन आयनिक स्पीशी, जब आयंस मिल जाते हैं तो वो बनता है फार्मूला यूनिट, और जब फार्मूला यूनिट टूटता है तो बनती है आयनिक स्पीशी। मिसाल के तौर पे हमारे पास वाटर है H2O, जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास ये बनेंगे, ये कहलाते हैं आयनिक स्पीशीज़। इनका जो मैस है अगर वो हम ग्राम में लिख दें तो वो बन जाएगा ग्राम आयन, या ग्राम आयन भी उसको कह सकते हैं, या 1 मोल ऑफ आयन भी उसको कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ये जो चार्ज है इसका कोई ताल्लुक नहीं है, 16 और 1 17, तो इसके 17 ग्राम मिलके 1 मोल बनाएंगे। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 3 48 प्लस 12 60, तो 60 ग्राम इसके मिलके 1 मोल बना देंगे इसका। इसी तरीके से सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इनको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 96 ग्राम बनेंगे। तो इसके 1 मोल में 96 ग्राम होते हैं। तो अभी तक हमने जो डेफिनेशंस देखी हैं वो सारी मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो मोल्स की हैं, और हर एक की हमने 3-3 एग्जांपल्स देनी थी, तो वो हमने हर एक की 3-3 एग्जांपल्स भी प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट हमारे पास 5वें नंबर पे जो है वो है मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन बुक में भी लिखी हुई है। 1 मोल ऑफ एनी गैस, हमने अभी एग्जांपल में देखी है, हाइड्रोजन गैस देखी है, ऑक्सीजन गैस देखी है। तो कोई भी गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लें, चाहे कोई भी गैस हो, उसका 1 मोल जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम कहलाता है मोलर वॉल्यूम। वो वॉल्यूम जो 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करे उस वॉल्यूम को कहेंगे मोलर वॉल्यूम। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं 44 ग्राम, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो ये कहलाएगा मोलर वॉल्यूम। तो ये इसकी सेकंड एग्जांपल और ये थर्ड एग्जांपल। आखिरी नंबर पे है, छठे नंबर पे है एवोगैड्रोस नंबर किसे कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 44 ग्राम्स होते हैं, तो इन 44 ग्राम की जो तादाद है, 44 ग्राम में जो एटम्स की तादाद होगी, या CO2 के मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी, वो तादाद क्या होगी, वो होगी 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। किसी भी चीज़ के 1 मोल में उस चीज़ की तादाद। ठीक है, तो इसकी भी 3 एग्जांपल्स देनी थी, तो ये तीनों एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हैं। सेकंड लास्ट है हमारे पास स्टीशियोमेट्री, स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स
एंड प्रोडक्ट्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो क्वांटिटी का रिलेशनशिप है, ये देखना, इसकी स्टडी करना स्टीशियोमेट्री कहलाता है। अब स्टीशियोमेट्री जो कैलकुलेशन होती है उसकी बुनियाद हम 2 लॉज पे करते हैं। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। और इसमें हम कुछ इजम्पशंस बयान करते हैं कि इनको लाजमी ओबे किया जाना चाहिए। पहली इजम्पशन है ऑल रिएक्टेंट आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन तब करनी है आपने जब सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुके हों प्रोडक्ट में। नो साइड रिएक्शन अकर, साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हम बना रहे हैं जस्ट वही चीज़ बननी चाहिए, उसके अलावा कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। 2 लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन मस्ट बी ओबेड। ये दोनों लॉज जो हैं ये ओबेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये स्टीशियोमेट्री में हमने इजम्पशंस की हैं। आखिरी है हमारे पास परसेंटेज यील्ड किसे कहते हैं। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमें एक्सपेरिमेंट से हासिल होती है और ये हमें इक्वेशन से हासिल होती है। इनको मल्टीप्लाई करवा दें 100 से तो हमें मिल जाएगी परसेंटेज यील्ड। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो यील्ड, बाज़ का ये होता है कि जो हमारी एक्चुअल यील्ड है, लो यील्ड कौन सी, एक्चुअल, ये कम आती है और थ्योरेटिकल ज़्यादा आती है। इसकी वजह क्या है, साइड रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्ट, साइड रिएक्शंस हो जाते हैं। समटाइम्स द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो फिर प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्शन शुरू कर दें तो उसको हम साइड रिएक्शन कहते हैं। समटाइम द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड कम पड़ जाती है। मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन, ये कुछ प्रोसेस हैं। इनके दौरान जब हम ये प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तो कुछ हमारी यील्ड कम हो जाती है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है।